सो हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब जेई मेन 2021 में इसमें अब कुछ बच्चे तो आप लोग एग्जाम दे चुके होंगे, ठीक है। बट अब अगर आपका कोई अटेम्प्ट अभी बाकी है, ठीक है, तो उस अटेम्प्ट में हमको मतलब किस तरह से अच्छा करना है, ठीक है, और एक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो वीडियो है स्पेशल स्पेसिफिकली मतलब स्टूडेंट्स जो आसाम के हैं, ठीक है, मतलब जो लोग एनआईटी सिलचर को एम कर रहे हैं, ठीक है। अब उस बेसिस पे मैंने बनाया है ये, ठीक है। बट अब एनआईटी सिलचर इंडिया में जितने भी एनआईटीज हैं उसमें उसका पोजीशन मतलब अराउंड 9th है, ठीक है। तो इससे अच्छे एनआईटीज भी हैं, ठीक है, बट एनआईटी सिलचर भी खराब एनआईटी नहीं है, ठीक है। ये भी एक पुराना एनआईटी है। तो दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर एनआईटी सिलचर, ठीक है। बट अब एनआईटी सूरतकल या एनआईटी वारंगल, उन एनआईटीज में अगर सीट चाहिए तो उसके लिए हमको किस हिसाब से प्रिपरेशन करना होगा, उसके लिए अगर आप चाहें तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनआईटी सिलचर में टोटल सीट्स कितने हैं, ठीक है। उन सीट्स में से हम लोगों के पास कितने सीट हैं, ठीक है। uh, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल सीट्स एंड टोटल सीट्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम आसाम, ठीक है। 2020 में कट ऑफ कैसा था और एनआईटी सिलचर का प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। अब जब ये कट ऑफ का इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये कट ऑफ का इंफॉर्मेशन हमको क्यों चाहिए, सो दैट हम इस तरह से अपना प्रिपरेशन करें कि हमारा जो रैंक आए, ठीक है, वो इस कट ऑफ के ऊपर आए, इस कट ऑफ से अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छे रैंक के लिए हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में एक अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सिंस मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ तो उसके बेसिस पे जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे, ठीक है, और और एडिशनल कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि अराउंड 20-25 मिनट्स में ये जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाए, ठीक है। तो ये 20-25 मिनट्स आपको इस वीडियो में देना है, ठीक है। अच्छा, सो पहले अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एनआईटी सिलचर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड सारी चीजें मतलब ऑब्वियसली अब एनआईटी सिलचर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन या जो कट ऑफ का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो अगर डिस्कस करने के लिए मतलब 2-3 घंटा लगेगा, ठीक है। अब मैं तो 20-25 मिनट में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं मतलब आपको जो कुछ लिंक दे दूंगा, ठीक है, वेबसाइट के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। अब जैसे ये चीज है, ये अब सीट्स का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपका कौन से वेबसाइट में मिलेगा, ये एक पेज है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मतलब नियर अबाउट 20 पेजेस हैं। तो वो पेजेस में अलग अलग ब्रांचेस का इंफॉर्मेशन है, अलग अलग ब्रांचेस में कितने कितने सीट्स हैं। तो वो सब चीजें इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कंसोलिडेटेड एक ये स्क्रीनशॉट लिया है, ये मतलब टोटल सीट्स का है। तो एनआईटी सिलचर जो है वहां पे आपके जो टोटल सीट्स हैं वो आपके हो गए 884, ठीक है। 884 सीट्स, ये आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है, 884। अब 884 सीट्स जो है ये सारे सीट्स हम लोग के लिए एलिजिबल नहीं, मतलब स्टेट ऑफ आसाम के जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, वहां पे आपका दो कैटेगरी होता है, मतलब एक होता है कि होम स्टेट, ठीक है, होम स्टेट, और एक होता है ओपन कैटेगरी। होम स्टेट में हम लोग मतलब 50% सीट्स हमारे लिए हैं, ठीक है। मतलब 884 में से आपके 442 सीट्स विल बी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे जैसे सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, अब सिविल इंजीनियरिंग में अगर देखें तो देखिए आसाम के लिए यहाँ पे कितना सीट्स हो गया, 25+5, मतलब जेंडर न्यूट्रल सीट्स 25, फीमेल के लिए 5 सीट्स, ठीक है। अब जितने भी एनआईटीज हैं, जितने भी आईआईटीज हैं, वहां पे स्पेशल रिजर्वेशन है फॉर फीमेल्स, ठीक है। इन एडिशन टू एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी प्लेन्स, ये सब कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए तो सीट्स है ही, फीमेल्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग में 25 सीट्स जेंडर न्यूट्रल, मतलब जेंडर न्यूट्रल मतलब दिस इज फॉर बोथ, anybody can compete for these seats, and 5 seats for exclusively for females, ठीक है। सिविल ये हो गया आसाम के लिए, आसाम लिखा हुआ है यहाँ पे।
अदर देन आसाम, मतलब बाकी स्टेट्स के लिए अगेन 25+5, ठीक है, 30 सीट्स, मतलब 60 सीट्स। अगर सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स हैं तो 30 सीट्स आसाम के लिए हो गया, 30 सीट्स आउटसाइड आसाम। सिमिलरली आपका कंप्यूटर साइंस देखिए आसाम, आसाम के लिए फिर 26+5 31 हो गया। फिर अदर देन आसाम वहां पे 31, मतलब 62 सीट्स हो गया, ठीक है। सो इस हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और आपका टोटल सीट्स यहाँ पे है 884, ठीक है। अच्छा, ब्रांचेस क्या क्या है देखिए, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है। ये सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब लास्ट ईयर का जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, ठीक है, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, मतलब इस रैंक से इस रैंक के बीच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल थे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, अब इसका ये जो पेज है, इसके ये भी अराउंड 20 पेजेस है, ठीक है। तो इसका भी मैंने ये एक पेज का स्क्रीनशॉट है। तो बाकी जो जितने भी पेजेस हैं वो कंप्लीट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग पूरा डिटेल्स वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बट इसको समझना क्या है, समझने के लिए क्या चीज है देखिए, सिविल इंजीनियरिंग जैसे, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे क्या लिखा है, होम स्टेट, ठीक है। होम स्टेट मतलब ये सब होम स्टेट है, ठीक है। तो होम स्टेट मतलब आसाम, ऑब्वियसली आसाम, एनआईटी सिलचर आसाम है तो आसाम होगा। तो ये सीट्स मतलब ये, तो होम स्टेट के लिए जैसे यहाँ पे जैसे ये जन ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल रैंक कहाँ से, 52495 ऑल इंडिया रैंक है ये, 52,495 से लेकर 87,747 सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये इस रैंक के बीच में अगर अगर है तो उन लोगों को सीट मिला है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे होम स्टेट फीमेल, मैंने बोला ना फीमेल के लिए सीट्स रिजर्व है, तो उनके लिए रैंक अलग है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। 60,000 से लेकर 60,403 से लेकर 1,06,106, ठीक है। खाली देखिए यहाँ पे एक चीज है, जैसे अब एससी कैटेगरी का अगर देखेंगे ना, सिविल इंजीनियरिंग का एससी कैटेगरी, तो यहाँ पे जो ये रैंक दिया हुआ ना, ये होम स्टेट है, अगेन ये होम स्टेट है, बट ये जो रैंक है ये आपका कैटेगरी रैंक है, ठीक है। ये कैटेगरी रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है। जो जनरल कैटेगरी का दिया हुआ है, ओपन कैटेगरी का, वो सारे तो ओपन रैंक है, ओपन सीट्स, सी एस मतलब कॉमन जो मेरिट लिस्ट है उसका रैंक है, ठीक है। बट जो एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी का जैसे यहाँ पे ये 28,000 और ये 52,000 के बीच में है, तो ये आपका कैटेगरी रैंक है, ठीक है। वो ये ओपन कैटेगरी, ये ओपन स्टेट, मतलब ये अदर स्टेट्स अदर देन आसाम। तो जैसे अगर कोई दूसरा स्टेट का स्टूडेंट है, स्टूडेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, स्टूडेंट फ्रॉम से नागालैंड, अगर वो एनआईटी सिलचर के लिए ऑप्ट कर रहा है तो उसको फिर ये रैंक चाहिए होगा। जनरल जनरल न्यूट्रल है तो 28,932, दिस इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग, अगेन अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग है, ठीक है। तो अगेन ये जो आपका मैंने ये वेबसाइट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्ट वहां से आप लोग ये पूरा ब्रांच वाइज देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मगर आपके मन में एक डाउट आएगा कि यार इसमें तो दिखाया है रैंक, ठीक है, और हमको मिलेगा एग्जाम में परसेंटाइल, तो परसेंटाइल से रैंक कितना होगा। अब अलग अलग ईयर में परसेंटाइल और रैंक में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। बट एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट या मेरे जान के स्टूडेंट जिनको मतलब वहाँ पे आपके एनआईटी सिलचर या दूसरे एनआईटीज में जो मिला है या तेजपुर यूनिवर्सिटी में मिला है, तो उसके बेसिस पे ये मैं आपको बोल सकता हूँ, ये गारंटी है, मतलब ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपके 90, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, 96 परसेंटाइल परसेंटाइल प्लस है अगर, ठीक है, तो मतलब एनआईटी सिलचर में जनरली मतलब आपको कोई एक ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अच्छे ब्रांच के लिए आपको 98 99 परसेंटाइल चाहिए होगा, बट एनआईटी सिलचर के लिए मतलब फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम असम 96 परसेंटाइल इज फेयरली डिसेंट, 95 94 में थोड़ा रिस्क हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका हमारा असम में जेई मेन का स्कोर और कहाँ पे यूज होता है, तेजपुर में होता है। तेजपुर में मैंने देखा है कि मतलब जैसे 80 प्लस अगर है, 80 प्लस है, तो मतलब तेजपुर यूनिवर्सिटी में मतलब आपको बीटेक के लिए मिलने का चांस, ब्राइट चांस है, ठीक है। अच्छा, 75 to 80 के रेंज में अगर आ गए, ठीक है, 75 to 80 रेंज, ठीक है, 75 to 80 के रेंज में अगर हैं, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसमें जो बीटेक का ब्रांच है उसमें मतलब मिलने के चांस है, ठीक है, डेफिनेट चांसेस चांसेस है।
ठीक है। सो ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है, मतलब आपको एम करना है एनआईटी सिलचर में चाहिए तो आपको 96 प्लस एम करना है। ठीक है। उसके थोड़ा नीचे आ गए तो आप फिर तेजपुर में एम कर सकते हैं। उसके थोड़ा नीचे आ गए तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ब्रांच में एम कर सकते हैं। ठीक है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भी है, बट मैं ये जो मतलब तेजपुर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मतलब प्लेसमेंट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर में जो मतलब बीटेक है उसके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, मतलब ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का जो कहानी, ये चीज कहाँ से क्या चीज समझना है। होम एचएस मतलब होम स्टेट। ठीक है। खाली ध्यान रखना ओपन कैटेगरी जो है वो मतलब ऑल इंडिया रैंक, वो ओपन ओपन रैंक है। बट जो कैटेगरी का ये ओबीसी एससी एसटी वो सारे कैटेगरी रैंक है, वो सारे कैटेगरी रैंक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपको अगेन ये इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है। ये सारा मतलब एक वेबसाइट है जो जोसा। ठीक है। इसका वेबसाइट जोसा बोलते हैं। तो ये इसी में आपके सारे मैं इंफॉर्मेशन है, वहीं से मैंने ये सब इंफॉर्मेशन कंबाइन करके आपको दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब चीजें मिल जाएगा। ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, अब किसी को मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है तो यहाँ पे मतलब स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलते हैं, तो वो स्कॉलरशिप्स का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया कि यार आजकल मतलब काम कर रहे हैं तो भाई पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बट प्ले दिस इज विद रिगार्ड टू मतलब प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये मतलब जो एनआईटी सिलचर का जो वेबसाइट है वहीं से मैंने लिया है 2019-20 का जो प्लेसमेंट अपडेट है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बीटेक में अब हाईएस्ट पैकेज 35 लाख पर एनम गया है। 35 लाख। ठीक है। एमटेक में 10.5 गया है। ठीक है। ये बाकी ब्रांचेस के हैं। ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर थे, ब्रांच वाइज कितने थे, कितने लोग एलिजिबल थे। ठीक है। जॉब्स कितने मिले। ठीक है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में जैसे आपका टोटल नंबर ऑफ जॉब प्लेस्ड 48 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 99। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 108 में से 61 को है। ठीक है। फिर एवरेज सैलरी जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आपका 4.8 के आसपास है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हाईएस्ट ज़्यादा गया है, 10.8 गया एवरेज। ठीक है। तो ये मतलब लैक्स एलपीए मतलब लैक्स पर एनम। ठीक है। तो ये थोड़ा सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और ये कुछ मतलब कंपनीज हैं, वैसे तो और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट ये कुछ कंपनीज है जैसे टिपिकल कंपनीज, जैसे अब इन्फोसिस ने वहाँ पे 5 लाख पर एनम ऑफर किया था। ठीक है। मैथ वर्क्स करके कंपनी है, उसने 14.5 लाख पर एनम ऑफर किया था। ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे आपका गो एमएमटी है, यहाँ पे 18 लाख पर एनम। ठीक है। विप्रो का 6.5 लाख है। ऑप्टम एच जी 11.5 लाख पर एनम। ठीक है। ये सैलरी के रेंज है। ठीक है। फिर आपका जैसे इंडियन एयरफोर्स का 13.5 लाख पर एनम। ठीक है। ब्रह्मोस ब्रह्मोस ये डीआरडीओ का है, ब्रह्मोस एरोस्पेस। ठीक है। ये डीआरडीओ सिलेक्शन, ये 14.12 लाख पर एनम। 14.1 तक। ठीक है। अब बोलते हैं लोग, बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में सैलरी अच्छा नहीं है। ठीक है। 14.12 लाख पर annum दे रहे हैं, ये स्टार्टिंग सैलरी है, रिमेंबर। ठीक है। जस्ट बीटेक पास किया और ये सैलरी आपको मिल रहा है। हुए टेक्नोलॉजी बैंगलोर, यहाँ पे 12.5 लाख। ठीक है। एचपीसीएल मुंबई, मुंबई में 14.8 लाख। ठीक है। ऑल इंडिया में हो गया आपका 10 लाख। ठीक है। आरसीएम इंडिया लिमिटेड, इसने हाईएस्ट दिया था 35 लाख पर annum। ये 35 लाख ये हाईएस्ट पैकेज था। ठीक है। फिर 10.24 लाख। तो मतलब देखिए एनआईटी सिस्टम में सैलरी मतलब, अब लोग बोलते हैं सैलरी मतलब एनआईटी के पास आउट को सैलरी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो वैसा है नहीं, मतलब डिपेंड करता है, मतलब आपको टैलेंट है तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। ठीक है। खैर ये तो भाई दूर की बात है, बट ये मैं सैलरी प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन खाली इसलिए दिया कि मतलब एक मोटिवेशन लाइफ में रहे, मतलब लाइफ में मोटिवेशन पैसा हो वो अच्छी बात है, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मतलब प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एक मोटिवेशन है, पैसा मोटिवेशन ना भी हो तो एक तो रीजन है। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज है कि अब ये सारी चीजें तो हो गई, ये सारी चीजें आपको गूगल में मिल जाएगा। ठीक है। बट आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, मतलब कुछ चीजें तो मतलब अब मेरे एक्सपीरियंस से भी मेरा इनपुट भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो वो इनपुट कहाँ आएगा, वो आ गया इनपुट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब देखिए आपका 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में आने वाला है। ठीक है। 25 × 4 आपका 100 मार्क्स।
ठीक है। 100 मार्क्स आपका फिजिक्स का कहानी होगा। ठीक है। अब देखिए, दो मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स हूँ, केमिस्ट्री और मैथ्स मुझे नहीं आता है, ठीक है। बट मैं आपको एज पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वेदर इट इज नीट, वेदर इट इज जेई मेन, जो केमिस्ट्री है ना, उसमें वो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री मतलब एकदम श्योर सिलेक्शन के लिए एकदम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मार्क्स मतलब सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब रीजनेबल आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। आपने अगर एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना है, मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना है, बट केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं भी किया, एनसीईआरटी का आपको आइडिया है तो, और आपने बाकी आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, तो केमिस्ट्री आपका हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये मैं फिजिक्स का बात बताने से पहले मैं फिर केमिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको एकदम ध्यान रखना कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मार्क्स लाना ही है, ठीक है। अच्छा, अब फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस, ओ सॉरी 25 क्वेश्चंस हैं। तो 25 क्वेश्चंस है मतलब क्या है कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो तो 25 से ज्यादा है, ठीक है। कुछ चैप्टर से आपके एक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मतलब जो कुछ चैप्टर्स हैं उसमें थोड़ा ज्यादा मतलब आपका एफर्ट देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात बताऊं, कुछ इजी चैप्टर्स के बारे में बता दूं मतलब, ठीक है। अब इजी चैप्टर्स, पहला तो ऑब्वियसली हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब आपने अगर थोड़ा पढ़ा हुआ है तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई चिंता नहीं है, ठीक है। खाली आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया होना चाहिए, आपको एरर निकालना आना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स इजी हैं, बट पढ़ा नहीं है तो नहीं कर पाओगे। एरर्स एकदम सिंपल टॉपिक है, बट पढ़ा नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मतलब ये छोटा चैप्टर है, इजी है, तो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। और क्वेश्चन आने के इसके हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया आपका सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स आप लोग देख लीजिए, लास्ट कुछ जेई मेन के पेपर्स एकदम इजी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आए हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, इवन ऐसा क्वेश्चन आया है कि डायोड आइडेंटिफाई करना है, फॉरवर्ड बायस है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब इजी है, आपने पढ़ा होगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। फिर नंबर 3 हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है यार, कुछ स्टूडेंट मतलब उस्ताद हो जाते हैं। उस्ताद मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोग शो ऑफ पे ज्यादा जाते हैं। शो ऑफ मतलब अब कोचिंग में टीचर ने सिखा दिया कि भाई नोड पोटेंशियल टेक्निक, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। अब ये सब चीजें सिखा दिया है और मतलब बोल दिया कि यार कर्चॉफ रूल यूज नहीं करके शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके हम लोग सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीखना बुरी बात नहीं है, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट यार अब एग्जाम में अगर देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो कोई कोई हाई फाई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसीलिए आप वो इजी क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पेपर्स देख लीजिए, मेरी बात का विश्वास मत कीजिए, कुछ पेपर्स देख लीजिए, ठीक है। कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स पूछा है, 2019 का पेपर आप देखेंगे, कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आप इजी पहले पेपर देख लीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करना है वैसा नहीं है, ठीक है। पेपर्स देखिए, पेपर्स लास्ट 3 4 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर के पेपर्स देखिए, और फिर आप जज कीजिए मेरे को, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर क्वेश्चन जो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 चैप्टर। बट जो क्वेश्चंस आते हैं एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इजी चैप्टर्स आपको मस्ट करने ही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको करना है, नंबर 4 हो गया ये, नंबर 5 मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म मतलब दोनों पार्ट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। ये दोनों करना है। फिर आपको करना है कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री एंड एक्सपेंशन, और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे केटीजी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मगर वो इग्नोर करना भी नहीं है, मतलब पहला एफर्ट, मतलब पहला एफर्ट इन तीनों चीजों में लगाना है। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कवर करोगे तो केमिस्ट्री में भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और केटीजी से ज्यादा मतलब इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर हो गया आपका 7 हो गया वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन से ज्यादा इसी से आते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर,
ठीक है। और फिर हो गया आपका रिजिड बॉडी। अगेन रिजिड बॉडी में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, बट थोड़ा मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर का आता है, ठीक है। और फिर 9 नंबर हो गया ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भूलना भूल गया, मतलब ये चीज तो मुझे, मतलब ये तो पाप ही कर दिया असल में। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, ये तो मतलब एकदम चमकते रहना चाहिए। लाल से कर देता हूँ, लाल से चमकते से रहना चाहिए। मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर, डुअल नेचर गारंटी ले लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आएगा, छोटे छोटे चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी। और इजी ही आएगा, इजी ही आएगा, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें ये 3 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा, और एक बात, जितना मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोला है, ठीक है, आप पुराने पेपर्स कीजिए, पुराने पेपर्स कीजिए, उसके बेसिस पे मुझे जज कीजिए, ठीक है। बट थोड़ा अगर आप विश्वास रखते हैं तो इन चैप्टर्स पे आप एफर्ट लगाइए, ठीक है। और जो केमिस्ट्री का मैंने बात बोला, ठीक है, मैथ्स अगर आपका वीक है, मैथ्स अगर आपका वीक है, तो मतलब एक स्ट्रैटेजी कर लीजिए कि डेली आप, मतलब एक टाइम केमिस्ट्री, एक टाइम फिजिक्स, और एक टाइम आप मैथ्स में दे रहे हैं। तो मैथ्स का घर मैंने छोटा सा बनाया है, मतलब क्या है, मैथ्स में थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, मगर मैथ्स डेली देना है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे आप से 4 घंटा हो गया, यहाँ पे 4 घंटा हो गया, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप मतलब 2 से 3 घंटा आप दे रहे हैं, ठीक है। मतलब रेगुलर प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। मैथ्स में आप वो टॉपिक छांट लीजिए जिसमें आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, और उन टॉपिक्स को फोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सेफ गेम के लिए बोल रहा हूँ कि आप मतलब एटलीस्ट कट ऑफ को पार कर सकें। टॉप रैंकर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, टॉप रैंकर्स ऑब्वियसली उनका मैथ्स भी स्ट्रांग होगा ही होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप थोड़ा फॉलो कीजिए। और इन द मेन टाइम देखिए, एक और चीज, अब स्ट्रैटेजी कोई भी फॉलो किया, मेरा फॉलो किया, किसी भी टीचर का फॉलो किया, आपको टेस्ट अपियर होना है, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट वीकली बेसिस पे, एक वीक में एक टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए, और फिर आप जज कीजिए कि ये जो प्रैक्टिस जिस जिस हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं, उसके वजह से आपका कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे जिम में जाते हैं, जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बीच बीच में मतलब मिरर के सामने ये सब पोज करते हैं ना, तो क्यों करते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चेंजेस नहीं आ रहा है तो मतलब जो हम लोग जो जिस हिसाब से कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आप कोच से पूछेंगे कि सर बताइए कि ये कुछ डंबल्स उठा रहा हूँ, क्या कुछ मेथड गड़बड़ हो गया क्या। तो सिमिलरली यहाँ पे आप जब टेस्ट देंगे ना, तो टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेस्ट में आपको गड़बड़ी भी पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगा, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक, कैलोरीमेट्री, एक्सपेंशन, थर्मोडायनेमिक्स, मैंने बोला कि ये आपको पढ़ना है, आपने ये पढ़ा फिर भी आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या है, कुछ पढ़ने में गड़बड़ हो गया, या आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका काम ही नहीं आ रहा, ठीक है। सो वो एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मुझे आप खुल के बताइएगा कि ये जो बेसिस पे जो मैंने हम लोगों ने बातें की, उसके बेसिस पे जेई मेन सिलेक्शन के लिए मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ, वो आप बताइएगा, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स पे मेरे को वीडियो देने हैं यूट्यूब में, वो बताइएगा, ठीक है। दो मैंने बताया था कि मैं ऐप में भी कोर्स लॉन्च करूंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स फॉर नीट अभी लॉन्च कर दिया है मैंने, क्रैश कोर्स फॉर जेई मेन भी लॉन्च करने का मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। बट यूट्यूब पे भी मेरा वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वहां पे ही दूंगा, यहाँ पे नहीं दूंगा, वैसा नहीं होगा। बट अब ऑब्वियसली ऐप में हम लोग ज्यादा कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग इंडिविजुअल डाउट क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग असाइनमेंट्स मैं दे सकता हूँ, असाइनमेंट स्टूडेंट सबमिट कर सकता है, फिर उसको मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक, वो एक अलग बात है। बट यूट्यूब में भी मैं वीडियोस देता रहूंगा, ठीक है। ओके, सो आई होप माई एफर्ट्स विल ब्रिंग सम गुड रिजल्ट फॉर यू। माई बेस्ट विशेस, गुड लक।